हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बजट 2021-22 के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का पहला डिजिटल बजट था 2021-22 का। ये जो बजट था पेपरलेस बजट था और टैबलेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब अगर हम लोग बात करें भारत की वित्त मंत्री, तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। राज्य वित्त मंत्री की बात की जाए तो राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अब आगे हम लोग बात करें तो इस बार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आज़ादी का ये 75वां वर्ष है। गोवा मुक्ति को 60वां वर्ष है, मतलब जब गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था उसके 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और 1971 बांग्लादेश आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब हम लोग बजट के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो पहली बार बजट है ये शन्मुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। सबसे अधिक बार बजट जो है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है, 10 बार। अब अगर हम लोग बात करें भारतीय बजट का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो आंसर होगा जेम्स विल्सन। भारतीय बजट का जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं, बजट शब्द का जो है वो संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। उसकी जगह पर प्रयोग हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण का, जो कि आर्टिकल 112 में प्रयोग किया गया है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस बार के बजट के बारे में, तो जो बजट 2021-22 है इसके मुख्य 6 स्तंभ बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के कितने स्तंभ हैं, तो 6 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं, तो स्वास्थ्य है, अवसंरचना है, मानव पूंजी है, समावेशी विकास है, नवाचार है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो स्वास्थ्य और अवसंरचना पर फोकस किया गया है। अब अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में घोषित बजट में 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का कितना अनुमान है, तो 9.5% है। तो 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का 9.5% जो अनुमान लगाया गया है। 21-22 में ये कितना हो जाएगा, तो ये 6.8% हो जाएगा। और 2025-26 में कितना हो जाएगा, तो 4.5% हो जाएगा ये। अब ये हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्रयोग हुआ है राजकोषीय घाटे का प्रयोग, शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब सरकार का व्यय जो है वो आय से अधिक हो जाता है, मतलब जब खर्चा बढ़ जाता है आय से, तो सरकार को उधार लेना पड़ता है। इस उधार को ही हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। तो स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 में कितने परसेंट की वृद्धि की घोषणा की गई है, तो हमारा आंसर होगा 137% की। अगर ये रुपए में पूछा जाए तो 2,23,846 करोड़ रुपए की बात कही गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे हम लोग अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट जो है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो ये कितने वर्षों के लिए लाई गई है, तो ये 6 वर्षों के लिए लाई गई है। इसमें कितना रुपए खर्च हो गए, तो इसमें 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए, पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की क्षमता को बढ़ाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो कोविड-19 की वैक्सीन के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो 35,000 करोड़ रुपए। अब अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन। पहली जो स्वदेशी वैक्सीन है उसका नाम है न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको जो है पूरे भारत में लागू करने का उद्देश्य है इसको। ये जो वैक्सीन है अभी तक सिर्फ 5 राज्यों में लागू की गई है। अब हम लोग अगले पॉइंट में नज़र डाल लेते हैं। तो अगला पॉइंट है जो केंद्र सरकार ने 75 वर्ष से ऊपर की आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आयकर दायित्व में दाखिल करने से छूट प्रदान की गई है। मतलब उनको आयकर दायित्व दाखिल करने से छूट प्रदान की गई है, ना कि उनको इनकम टैक्स से छूट प्रदान की गई है। मतलब उनके कहने का है कि दाखिल में छूट मिल जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो बैंक स्वयं ही अपने आप काट लेगी। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, बैंक स्वतः ही इनकम टैक्स काट लेगी। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितने करोड़ रुपए, तो 1,41,678 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 1,41,678 करोड़ रुपए। कितने वर्षों के लिए यह योजना होगी, तो 5 वर्षों के लिए होगी। 2021 से 26 तक इसे लागू की जाएगी। मतलब 5 वर्षों में ये 1,41,678 रुपये खर्च किए जाएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। इसका उद्देश्य क्या था, खुले में शौच मुक्त करना भारत को। अब आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अगला पॉइंट है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत वाहन है इनका 20 वर्ष के बाद, और जो वाणिज्यिक वाहन है इनका 15 वर्ष के बाद फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। अगर ये वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर जाते हैं तो इनका आगे यूज़ होगा, अदरवाइज़ इनको नष्ट कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत वाहन में जो है हम लोगों के डेली यूज़ वाले वाहन आते हैं, और वाणिज्यिक वाहन में है जो वो ट्रक वगैरह आता है। अब आगे अगर हम लोग अगले पॉइंट पे बात करें तो अगला जो पॉइंट है
बजट में घोषित मित्रा स्कीम के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये जो मित्रा स्कीम है ये कौन से मॉडल पर काम करती है, तो प्लग एंड प्ले मॉडल पर। मित्रा ये है टेक्सटाइल से संबंधित है, वस्त्रों से, और ये जो मॉडल है 3 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। अब मित्रा की फुल फॉर्म एक बार हम लोग देख लेते हैं, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं राष्ट्रीय रेल योजना, तो राष्ट्रीय रेल योजना जो है ये 2030 के लिए शुरू की गई है। इसका जो उद्देश्य है फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम। इसमें जो है रेलवे में विस्टाडोम कोच को बढ़ावा दिया जाएगा। विस्टाडोम कोच क्या है, इसमें जो है अगर अंदर हम लोग बैठे हुए हैं इस कोच के अंदर, तो बाहर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसे हम लोग सामान्य नज़रों से देखते हैं। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कांच का इसमें प्रयोग किया जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं गैस पाइपलाइन परियोजना। तो गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर में की जाएगी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो लद्दाख या लेह में की जाएगी। हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उज्ज्वला योजना की शुरुआत। उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को बलिया ज़िले से शुरू हुई है। इसमें जो शुरुआत में इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 5 करोड़ लोगों को इससे लाभान्वित करना था। उसके बाद पिछले बजट में इसको बढ़ा दिया गया था 3 करोड़, तो 8 करोड़ लोगों को लाभान्वित करना था। और इस बजट में 1 करोड़ लोग और इसमें जुड़ेंगे, यानी कि 9 करोड़ लोगों को इसमें लाभान्वित करना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो अगला पॉइंट है बीमा क्षेत्र में एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसकी सीमा को बढ़ाकर 49% से 74% करने की घोषणा कर दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एफडीआई की सीमा है इसको बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 74% कर दिया गया है। तो इसमें अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं एलआईसी को जो है इस बजट में घोषणा की गई है, इस बार एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर हम लोग एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की स्थापना जो है वो 1956 एक्ट के तहत की गई थी। हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है बजट 2021-22 में 100 नए सैनिक स्कूल आरंभ करने की घोषणा की गई है। यानी 21-22 में जो है 100 नए स्कूल खोले जाएंगे, इस बात की जो है घोषणा की गई है। और ये जो स्कूल खुलेंगे ये ट्रिपल पी मॉडल के तहत खुलेंगे। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है, इसमें जो है एनजीओ सेक्टर का प्रयोग किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर से प्रयोग किया जाएगा और पब्लिक सेक्टर का भी प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ट्रिपल पी मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इस बजट में जो है 750 नए एकलव्य स्कूल भी खोले जाएंगे, इस बात की भी घोषणा की गई है। एकलव्य स्कूल क्या होते हैं, जिसमें हॉस्टल भी होता है, मतलब स्कूल और हॉस्टल दोनों होते हैं ऐसे, और जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाते हैं ऐसे स्कूल, उनको हम एकलव्य स्कूल कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करना। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना से इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2021 में जो भारत की जनगणना होगी ये पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। आगे हम लोग बात करते हैं इसके लिए जो बजट प्रस्तावित है, तो 3,768 करोड़ रुपए डिजिटल जनगणना के लिए प्रस्तावित बजट है। और ये जो है ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं केंद्र सरकार ने जो है सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी कि MIF को बढ़ाकर 2 गुना करने की घोषणा की गई है। प्रारंभिक कोष में इसकी जो राशि थी वो 5,000 करोड़ थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 2 गुना यानी कि 10,000 करोड़ कर दिया जाएगा। और ये जो MIF का प्रयोग हुआ है ये MIF किसके द्वारा शुरू किया गया था, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और वर्तमान अध्यक्ष इस समय कौन है, गोविंद चिंतालू। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं ई नाम के तहत। जो ई नाम है इसके तहत 1,000 मंडियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, और इसको अगले वित्त वर्ष के लिए टारगेट बनाया गया है कि 1,000 और मंडियां इसमें जो है रजिस्टर्ड की जाएंगी। मतलब इस पॉइंट का जो मतलब है कि ई नाम के तहत 1,000 मंडियों को अभी तक रजिस्टर्ड कर लिया गया है, और अगला जो वित्त वर्ष आएगा तब तक इसका टारगेट जो बनाया गया है कि 1,000 और मंडियों को इसमें जो है रजिस्टर्ड कर लिया जाए। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो गोवा मुक्ति दिवस की जो ये जो 60वीं वर्षगांठ होगी, इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इसके मतलब सेलिब्रेट करने के लिए। गोवा जो है 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना बनाई गई है। ये जो चाय श्रमिक हैं यहाँ पश्चिम बंगाल और असम के, इनके लिए 1,000 करोड़ रुपए की जो है विशेष योजना बनाई जाएगी। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो उधार होता है। यदि 100 रुपये अगर आता है तो उसमें जो उधार का रुपये होता है वो 36 रुपये होता है। जीएसटी का जो है 15 रुपये होता है, आयकर का 14 रुपये और निगम का 13 रुपये होता है। इसमें एग्जाम में हम लोगों को इसका जो क्रम पूछ लिया जाता है तो सबसे ज़्यादा उधार का, और उसके बाद जीएसटी, फिर आयकर, फिर निगम। अगला क्वेश्चन है बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो व्यय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है बजाय आदाय ब्याज अदायगी, यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है ये पूरे सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अगर 100 रुपये है तो उसमें 20 रुपये जो है सरकार का व्यय चला जाता है ब्याज अदायगी में। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट है बजट 2021-22 में ब्राजीलिया के अमेजानिया उपग्रह को PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। यानी कि जो बजट 2021-22 है इसमें ब्राज़ील का जो अमेजोनिया उपग्रह है जिसका नाम PSLV C-51 है इसके द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। ये जो PSLV C-51 है ये 53वीं उड़ान है। 2 उड़ानें असफल हो गई थी इसलिए इसका नाम PSLV C-51 है। यह जो 13वीं उड़ान है 2 उड़ान असफल हो गई थी इसकी। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं PIL स्कीम के बारे में, तो PIL की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका जो उद्देश्य होता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए होता है, और इसका जो टारगेट है इस बार अगले 5 वर्षों के लिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार करना है। इसमें टेक जो है कितने, इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कितने सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें 13 सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, और इस पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे तो 1.97 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। अगले पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट है दिसंबर 2021 में गगनयान जो है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया जाएगा। बजट 2021-22 में ये भी बात की गई है कि दिसंबर 2021 में भारत का जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान होगा जिसका नाम गगनयान है इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन है, इसमें 3 फसलें आती हैं। कौन सी? टॉप यानी कि T से टोमेटो, O से ओनियन, P से पोटैटो यानी कि टमाटर, प्याज, आलू, 3 फसलें आती हैं। और ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत जो है 500 करोड़ रुपए खर्च का आवंटन किया गया है, और इसमें जो है 22 कृषि उत्पाद को शामिल कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। थैंक यू।